Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great and in this particular class we are going to cover CA इंटर ऑडिट की स्ट्रेटेजी। मैंने आप लोगों से सजेशन मांगी थी कि आप मुझे बताओ कि what kind of videos you want to see. Tell me your problem so that accordingly we can come up with the solution. So whatever मैसेजेस आई हैव गोट ऑन माई व्हाट्सएप एंड इन द कमेंट बॉक्स, तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, तीन सजेशन बहुत अच्छी लगी। एक कि हमें भी सीए इंटर ऑडिट का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करना चाहिए, उसकी एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाओ जैसे आपने फाइनल के लिए बनाई थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपकी ऑडिट की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। राइट, कैसे कवर करेंगे ऑडिट की स्ट्रेटजी? एक साइड पे मैंने आपके पूरे के पूरे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो लिखे हैं, दूसरी साइड पे आपके उस चैप्टर से एग्जाम में कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में वो लिखा है। राइट, उसके साथ साथ दूसरा जो मुझे सजेशन मिली थी, सजेशन ही थी वो इनफैक्ट प्रॉब्लम थी कि हमें समझ पे नहीं आता है कि एक दो चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में जिनका नाम है, एक ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, दूसरा है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स। इन दो चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, अगर हम पढ़ भी लें इन दो चैप्टर्स को याद कैसे करना है हमें नहीं समझ में आता। तो आप प्लीज़ टेल अस द अप्रोच कि किस अप्रोच से हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि ये चैप्टर्स हमें याद हो जाए। तो इस चीज़ को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरी एक सजेशन थी कि कैन यू कम अप विद द वन शॉट रिविजन, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर पॉसिबल होगा देन येस आई विल कम अप विद द वन शॉट रिविजन फॉर द सीए इंटर ऑडिट। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी ये तो चलो मैं बताऊंगी। अब जब भी आप खुद की भी ऑडिट की प्लानिंग करो, खुद भी अगर आप ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाओ तो आप हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखोगे। कौन कौन सी? नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर को आप टाइम अलोकेट कर रहे हो आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से आता है, अकॉर्डिंगली यू विल अलोकेट द टाइम। दूसरी चीज़, आपको ये पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कंसेप्ट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को टाइम एलोकेट करोगे। जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज एफएसएलआईज हो गया, राइट, जो आपके जहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा है जैसे फ्रॉड वाला चैप्टर हो गया, सैम्पलिंग वाला चैप्टर हो गया, जो लेंदी चैप्टर्स हैं और जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते हैं, जस्ट मेक श्योर कि सिर्फ इस चाहत की वजह से कि मुझे ऑडिट जल्दी ख़त्म करनी है आप उन चैप्टर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप उन चैप्टर को उतना वक्त दोगे जितना वक्त वो चैप्टर डिजर्व करते हैं कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ दोज चैप्टर्स। राइट, बहुत सारे बच्चे जो बड़े चैप्टर्स हैं और स्पेशली वो दो चैप्टर्स एफएसएलआईज और ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज उनको कवर ही नहीं करके जाते हैं क्योंकि वो शुरू करते हैं लेकिन वो उनके अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक, आप उनको सफिशिएंट टाइम नहीं देते हो। अगर आप किसी चैप्टर को सफिशिएंट टाइम नहीं दोगे जितना वो डिजर्व करता है आप खुद ही डिमोटिवेट होगे क्योंकि आप कम टाइम में उस चैप्टर को कवर ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़, जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, जब भी आप प्लानिंग बनाओ, ऐसे करना कि आप ऑडिट को भले ही पर डे बेसिस पे कम टाइम दो लेकिन मेक श्योर कि जो आपके एग्जाम का लास्ट टाइम है उस टाइम तक आप ऑडिट पढ़ रहे हो। उसका एक सिंपल सा रीजन है, ऑडिट को याद रखना बहुत जरूरी है और ऑडिट को याद रखने के लिए उसके साथ टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने टाइम टेबल को आप ऐसे बनाओ कि ऑडिट आपके साथ लास्ट तक जा रही है। ठीक है, एक और चीज, हर एक चीज ऑडिट में याद करने के लिए नहीं बनी है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सिर्फ समझनी है, सिर्फ आपको पढ़नी है और छोड़ देनी है। वहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में कभी भी आपका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जैसे वन लाइनर्स हो गए, बहुत सारी चीजें आपको ऑडिट में ऐसे मिलेंगी, तो उन चीजों को आपको सिर्फ रीड करना है। वहां पे आप आर लिख के छोड़ सकते हो कि ये लर्न करने की चीज नहीं है, जो लर्न करने की चीज है आपको वही चीज लर्न करनी है। ओके, आगे स्टैंडर्ड्स आपको कैसे कवर करना है उसको हम लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल डिस्कस। नाउ आई कैन स्टार्ट विद द चैप्टर्स। आपके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पहला चैप्टर है। जब भी आप ऑडिट को शुरू करते हो आई एम 100% श्योर यही आपका फेवरेट चैप्टर है क्योंकि आपने इस चैप्टर को बहुत बार रिवाइज किया होगा। इस चैप्टर से आप एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? 3 से लेकर 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। अगर मैं बोलूं कि आपका जो बेस है ऑडिट का वो ये चैप्टर है तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, हर एक चीज़ अच्छे से करके जानी चाहिए।
एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो आपका ऐसे नंबर 200 है जो आप इसी चैप्टर के साथ आप कवर करोगे। और उस स्टैंडर्ड में भी दो बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए। एक, लिमिटेशन क्या है ऑडिट की, दूसरी आपके ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। बाय हार्ट का मतलब कि कोई आपको नींद में उठा के भी बोले कि बताओ मुझे लिमिटेशन क्या है ऑडिट की, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर बात करता है आपकी ऑडिट की स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम को लेकर। इस चैप्टर के साथ आप एक स्टैंडर्ड कवर करोगे, दैट इज ऐसे नंबर 300। अगर मैं बोलूं जो बातें स्टैंडर्ड में है वही बातें आपके चैप्टर में कवर हैं, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने चैप्टर तो कवर कर लिया लेकिन स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा नहीं। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड है प्लस आपका चैप्टर, आप दोनों को साथ में कवर करोगे, आपको पता लगेगा दोनों एक ही चीज़ है, राइट। यहाँ से भी आप एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से लेकर 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस चैप्टर के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है इंस्टीट्यूट ने। तो आप यहाँ पे इस चैप्टर को जब आप कवर करोगे, जस्ट मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस देखते चलो इस चैप्टर के, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस चैप्टर को अकॉर्डिंगली वैसे कवर करो, राइट। इस चैप्टर में भी हर एक चीज याद करने के लिए नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से कभी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लेंथी चैप्टर है ये भी, लेकिन आप कैसे कवर करोगे, आप इसको सोच समझ के कवर करोगे। लेंथी है, मैंने तो इसको ऑल्दो 20-30 पेजेस में ही खत्म कर दिया है, बट फिर भी जो इस चैप्टर का स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। तो आप साथ साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हुए चलोगे। थर्ड चैप्टर, ये चैप्टर भी आपका वन ऑफ दी लेंथी चैप्टर है सिलेबस का, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम ऐसे नंबर 230 पढ़ते हैं, और आपके ऑडिट एविडेंस, जिसमें आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इस चैप्टर में है ही क्या, सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं। एग्जाम में कितने नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, स्टैंडर्ड से, तो अगर मैं कहूँ 10 मिनिमम 15, कभी कभी तो 20 नंबर तक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज को मिला के, ठीक है। एसएस बेस्ड चैप्टर है, और जब भी आप एसेस को पढ़ो ऑलवेज रिमेंबर कि उस एसे में सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करके बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंटर वाले जो बच्चे हैं उनको एक तो ऐसे के नंबर नहीं याद रहते हैं, ऐसे के नंबर अच्छे से याद करने हैं। उस ऐसे का नाम क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऐसे में आपके ऑडिटर का, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस ऐसे का स्कोप क्या है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके सिलेबस का। रीजन बीइंग जब भी कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आपको शुरू कैसे करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं मान लो ऐसे नंबर 505 दैट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वहां से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आप कैसे शुरू करोगे, ऐसे नंबर एज पर ऐसे नंबर 505, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड का नाम लिखोगे, उसके आगे आप स्टैंडर्ड का नेम लिखोगे, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट। यहाँ पे एज पर ऐसे नंबर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, जो भी आपके ऑडिटर का उस स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव है उसको आप लिखोगे। उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या प्रोविजन उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की एप्लीकेबल होती है वो लिखोगे। आपके क्वेश्चन का केस सिनेरो है क्या, क्या सिचुएशन है उसको लिखोगे। इस केस सिनेरो को इस प्रोविजन से रिलेट करोगे अगले पैरा में, उसके बाद आप स्टैंडर्ड की कंक्लूजन दोगे, राइट। तो जब भी आप स्टैंडर्ड कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपका ये फ्लो रहेगा। तो इसी वजह से आपको स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम और उस स्टैंडर्ड में आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। फिर आती है दूसरी बात, जब भी आप स्टैंडर्ड्स को पढ़ो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आप उस स्टैंडर्ड में पढ़ क्या रहे हो, मतलब कि वो जो टॉपिक आप उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, इनफैक्ट पूरी की पूरी ऑडिट में ही जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो, जस्ट मेक श्योर कि आप उस टॉपिक के कंटेक्स्ट को समझो। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है वो क्या बता रहा है आपको, क्या वो आपको बोल रहा है कि आपके ऑडिटर को कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, या फिर वो सिंपल मियर एग्जांपल्स दे रहा है, या कोई और सिचुएशन कवर कर रहा है, क्या बता रहा है। होता कुछ ऐसा है कि आप बिना कंटेक्स्ट को समझे आप याद कर लेते हो। और स्टैंडर्ड में एक और चीज़ आएगी बाद में, रिपोर्टिंग, राइट।
रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट, तो होता ऐसा है कि आप स्टैंडर्ड को बिना सोचे समझे याद कर लेते हो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, राइट। और अगर समझ में भी आ जाए कि कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपको ये नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली उस स्टैंडर्ड के किस पर्टिकुलर पोर्शन से मुझे आंसर लिखना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली इन स्टैंडर्ड्स टू नो द कंटेक्स्ट, कि किस कंटेक्स्ट में वो पर्टिकुलर चीज लिखी है। आपको मोस्टली क्या चीजें मिलेंगी, या तो ऑडिटर का प्रोसीजर्स मिलेगा, या तो डायरेक्ट एग्जांपल्स मिलेंगे, या रिपोर्टिंग की बात मिलेगी। तो यही चीजें कुछ आपके स्टैंडर्ड्स में कवर होती हैं। उसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ये चीजें आपको मिलेंगी। सो जब भी आप इस चैप्टर को करो, जब भी आप अपने सिलेबस में किसी भी स्टैंडर्ड को करो, इन चीजों को ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आए आपको प्रेजेंटेशन वैसे करनी है। Moving forward to, and it is a very important chapter, right? Moving forward to next chapter, again important chapter, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है। इसका भी एक रीजन है कि इसकी भी लेंथ ज्यादा है। तो जब भी आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 को कवर करो, मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स को सफिशिएंट टाइम दो। ओके इस फोर्थ चैप्टर के साथ आप क्या चीज कवर करोगे, ऐसे नंबर 315, 330 and 320, 315, 330 and 320 will be covered along with this chapter। तीनों ही स्टैंडर्ड आपको इस चैप्टर के साथ कवर करने हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी एग्जाम में 6 से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड गिव सफिशिएंट टाइम टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के साथ आप एक चैप्टर और पढ़ोगे, कौन सा, वो है आपका ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसका रीजन ये है कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी हम एंटिटी की को समझते हैं, उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं, उस एंटिटी में आईटी की वजह से कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं उसको समझते हैं, और आपकी एंटिटी उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए किस किस टाइप के कंट्रोल्स लगा सकती है इसको समझते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 अलोंग विद ऐसे नंबर 315, 330 एंड 320 आपको साथ में पढ़ने चाहिए, राइट और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से भी आप एक क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से लेकर 6 मार्क्स का। फिर आता है आपका फ्रॉड वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ये वाला चैप्टर भी बहुत लेंथी चैप्टर है, इस चैप्टर को भी आप टाइम देके चलोगे 6 से लेकर 8 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ ऐसे नंबर 240 आप इस चैप्टर के साथ पढ़ोगे, जो बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या फ्रॉड को लेके, राइट। फिर आता है सैम्पलिंग, दैट इज ऐसे नंबर 530। यहाँ से भी 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ज़्यादा फोकस आपको किस चीज़ के ऊपर करना है, जो आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक है और सैंपल के डिज़ाइन वाला पोर्शन है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। इस बार की अगर आपने आरटीपी देखी हो तो उसमें आपका प्रोजेक्शन वाला आई थिंक क्वेश्चन है, तो आप प्रोजेक्शन वाले पार्ट को भी यहाँ पे फोकस देके कवर करोगे, जहाँ से भी आपके रेलिवेंट अटेम्प्ट की आरटीपी में जिस भी पोर्शन को कवर किया है, कभी भी किसी भी चैप्टर के उस पोर्शन को तो नहीं आपको छोड़ के जाना है। फिर आता है आपका एक ऐसा चैप्टर जिससे आपको लगता है बहुत डर, वो है ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम में कितने नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 से लेकर 10 नंबर तक का। वाउचिंग वेरिफिकेशन कहते हैं इस चैप्टर को। अब सुनो, ये चैप्टर मुश्किल लगने के बहुत सारे रीजन हैं। एक तो लेंदी बहुत है, ठीक है। आप इस चैप्टर के अंत तक पहुंच जाओ, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप अंत तक पहुंच भी गए तो क्या आपने जो शुरुआत में चीज पढ़ी थी, अंत में जाते जाते क्या आपको वो चीज याद रहती है या नहीं रहती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको याद करने का, पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि जो भी चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो उस चीज़ के आप पहले प्रोविजन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ हायर परचेज ट्रांजैक्शन में आपके ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा, उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे। सबसे पहले समझो, आपको ये पता होना चाहिए हायर परचेज ट्रांजैक्शन होती क्या है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इस बार आरटीपी में यहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। परचेज इनवर्ड की ऑडिट करेगा तो कैसे होगी, पहले पता होना चाहिए ना परचेज इनवर्ड होती क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो आपको इस चैप्टर को अगर पढ़ना है, सबसे पहले आप प्रोविजन के ऊपर फोकस करो।
कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि जब भी हमारी एंटिटी क्रेडिट के ऊपर सेल करती है तो ट्रेड रिसीवेबल अराइज होते हैं। तो उस केस में क्या क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी कॉमन पॉइंट आप बना सकते हो, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट, ठीक है, कि आपकी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर। उसके साथ साथ क्रेडिट, जब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स राइज होते हैं वो क्रेडिट सेल्स की वजह से होते हैं, तो आपकी एंटिटी की पॉलिसीज क्या हैं क्रेडिट सेल्स को लेकर। सेल्स करोगे तो सेल्स रिटर्न भी आएगा, जब आप सेल्स करोगे तो आपकी इन्वेंट्री भी कम होगी, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, आप रेवेन्यू की रिकॉग्निशन कैसे करते हो, जीएसटी भी आप पे करते हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट वहाँ से रिलेटेड हो जाते हैं। ऑल्दो मैंने सेल्स के पॉइंट बता दिए, आप ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स के पॉइंट वहाँ पे कवर करने की कोशिश करोगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि व्हेनेवर आप ऑडिट ऑफ एफएसएलआई, चाहे वो वाउचिंग करो, आप वेरिफिकेशन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स मतलब कि जो आइटम आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो बैलेंस शीट में, उसके ऊपर आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना है कि जो भी असर्शन आपकी मैनेजमेंट ने दी है क्या वो सही है या नहीं है, आपके ऑडिटर को ये चेक करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स के साथ होता क्या क्या है, वो कैसे अराइज होता है, उसकी रिकॉग्निशन कैसे होती है, उसकी आपकी बुक्स में इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होती है, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है, उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है तो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। ये सारी चीज़ें, अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट है तो वहाँ पे AS 26 लगता है। तो आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर इस चैप्टर को कवर करते वक्त ध्यान देना है। दूसरी चीज़, सारे पॉइंट आप याद नहीं कर पाओगे तो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्या करोगे, कोई 7 से लेकर 8 पॉइंट आप मार्क करके रखोगे और उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है बार बार। आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे लेकिन आप सिर्फ 7 से लेकर 8 पॉइंट याद करोगे। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होगा कि एग्जाम में एक बार तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ कि आप कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे इन रिलेशन टू इंटेंजिबल एसेट। तो कोई भी आप जनरल 7 से लेकर 8 पॉइंट वहाँ पे कवर कर सकते हो। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक असर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि वैल्यूएशन, तो वहाँ पे आपको वैल्यूएशन के ही पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठा के देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया से एग्जाम में किस असर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो आप कॉमन पॉइंट्स याद कर लो 7 से लेकर 8, और जो पर्टिकुलर असर्शन से एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस असर्शन को कवर कर सकते हो। यही बेस्ट वे है इस चैप्टर को याद रखने का, यही बेस्ट वे है इस चैप्टर को पढ़ने का और समझने का। अगर आप 7-8 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट कभी भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंपनी ऑडिट प्लस कारो। डायरेक्ट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको प्रोविजन आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। 10 से लेकर 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। कभी भी इन 2 चैप्टर्स को तो छोड़ के ही नहीं जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, यहाँ पे मार्क्स कटने का स्कोप बहुत कम है। ओके, कई बार तो 20 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एमसीक्यूज को मिला के। उसके बाद आता है आपका ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर जिसमें आपकी 700 की सीरीज कवर होती है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर, तो इसको भी आप नहीं छोड़ के जाओगे। 5 से लेकर 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है मैंने। कई बार तो किसी एक पर्टिकुलर बाकी स्टैंडर्ड्स में भी आपके रिपोर्टिंग का जिक्र आता है तो इस स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट अगर मैं इंटर की बात करूँ ना तो इंटर का सिलेबस इतना है ही नहीं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे ही रेलिवेंट है, राइट। फिर आता है आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चैप्टर को भी नहीं छोड़ के जाना है, सिंपल डायरेक्ट चैप्टर है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज जस्ट लाइक ऑडिट ऑफ एफएसएलआईज। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में भी सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस भी एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है, उसके आपको कोई 7 से लेकर 8 ही पॉइंट आपको पहले से बना के रखने कि मुझे यही पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स है। दूसरी चीज़, मान लो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ऑडिट ऑफ द सिनेमा हॉल, राइट, कैसे करेगा आपका ऑडिटर का अप्रोच क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो आप समझने की कोशिश करो बात किसकी हो रही है। मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ इन 7 से लेकर 8 पॉइंट को।
कि आप सिनेमा हॉल की बात कर रहे हो, तो सिनेमा हॉल में सबसे पहले जब भी आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल को समझोगे। फिर आप उस पर्टिकुलर एंटिटी को समझना कि उस एंटिटी में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है। आपका ऑडिटर उन्हीं फंक्शनिंग की ऑडिट करता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ में। जैसे कि आपके सिनेमा हॉल में किस टाइप की टिकट बिकती हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक गोल्ड होती है, आपकी सिल्वर होती है, ऐसे राइट। उसके साथ साथ वहाँ पे बाकी की जो शॉप्स होती हैं, क्या वो आपके सिनेमा की खुद की है या फिर आपने बाहर किसी को आउटसोर्स की हुई है। अगर ऐसा है तो रेंट कैसे आता है, क्या तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे भी तुम्हारा सिनेमा हॉल है वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पे है या तुम्हारा ओन्ड है। लीज है तो किस टाइप की लीज है, लीज है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, राइट। एसेट क्या है, एसेट हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगती है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो भी आपकी सिनेमा हॉल की फंक्शनिंग है, आप उस फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान दो जब आप उस क्वेश्चन की उस लाइन को पढ़ रहे हो, उस ऑडिट प्रोसीजर को पढ़ रहे हो। अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे, कहानी बना के पढ़ने की कोशिश करोगे इन पॉइंट्स को, तो आपको इजीली वो पॉइंट याद हो जाएंगे। सबसे इजी चैप्टर आपको ये लगेगा, आई कैन अश्योर यू। यही एक तरीका है इस चैप्टर को याद कर देगा। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो इतने पॉइंट्स है, एक ह्यूमन बीइंग के माइंड के लिए रट्टा मारना इज नॉट पॉसिबल। ओके, फिर आते हैं, अच्छा अब ये जो मैंने आपको वेटेज बताई, एग्जाम में 6 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ये टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स अगर हम मिलाएंगे तो 96 बनते हैं। मैक्सिमम मतलब हद मार के इतना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, और मिनिमम 70 मार्क्स तक। ठीक है, तो आपको इन चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर आते हैं कि जब भी आप ऑडिट को पढ़ोगे आपके कॉमन कौन कौन से पॉइंट होंगे, आपके स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि जब भी आप ऑडिट को पढ़ो, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, कि आपका क्वेश्चन क्या ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा है, क्या डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछ रहा है, रिपोर्टिंग पूछ रहा है, या कोई डायरेक्ट प्रोविजन पूछ रहा है। तो आपको कंटेक्स्ट को ध्यान में रखना है। इनफैक्ट जब आप एग्जाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, कि समझने की कोशिश करनी है कि उस पर्टिकुलर एसे से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिक्वायरमेंट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर बिना रिक्वायरमेंट को समझे तुमने कुछ भी आंसर लिखा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। इनफैक्ट बिना रिक्वायरमेंट को समझे अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे, देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ओके, फिर आता है, ये भी बात मैं बता चुकी हूँ कि इन ऑडिट नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी लर्नड। हर एक चीज़ याद करने के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ रीड करनी है, समझनी है, याद नहीं करनी है। ओके, फिर कहते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो चैप्टर जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, कंसिडरिंग द लेंथ, कंसिडरिंग द मार्क्स, उस चैप्टर को उतनी वेटेज, उतना टाइम देना सीखो। सिर्फ तुम्हारे मन से कि मेरा तो मन नहीं है, जैसे कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, अगर मैं कह रही हूँ 6 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, 6 भी हटा दूँ, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ना 5 नंबर का। ठीक है, तो जो चैप्टर जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, जितनी टाइम डिजर्व करता है, उस चैप्टर को उतनी रिस्पेक्ट देना सीखो, इफ यू वांट टू गेट मार्क्स इन द ऑडिट एंड इफ यू वांट टू क्लियर दिस सब्जेक्ट। फाइनल के कंपैरिजन में इंटर की ऑडिट कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक अ पॉइंट। जब तुम फाइनल में जाओगे, इस पॉइंट को तुमने ऐसे लाइंस बनाना है। So please make your base very strong. Stop getting scared from audit. Okay, so this is how you should cover your entire syllabus, and this is how you should cover your entire ऑडिट। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और पोर्शन के ऊपर, किसी और बात के ऊपर, किसी और प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, उस चीज़ को भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Do like this video, share this video, subscribe to this channel if you have not already. Bye bye, have a great day or night जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।